विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वत्सला आपको काव्य प्रकाश पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको मम्मट द्वारा प्रणीत काव्य लक्षण को पढ़ाना शुरू किया है और उसकी विस्तृत व्याख्या आपको कर दी है और उसके अनलंकृति पुनः क्वापी जो उदाहरण दिया उन्होंने, उस उदाहरण की विश्वनाथ द्वारा की गई आलोचना भी आपको बता दी है। अब आप अदोषो पद की आलोचना देखिए। काव्य प्रकाशकार ने अपने लक्षण में शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए हैं: अदोषौ, सगुणौ और अलंकृति पुनः क्वापी। और इन तीनों का ही विश्वनाथ ने खंडन किया है। मम्मट ने अनलंकृति पुनः क्वापी के जो उदाहरण दिए हैं, यह कौमारहर, इस उदाहरण की जो विश्वनाथ ने आलोचना की है उसको मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। उनकी विश्वनाथ का कथन है कि दोष रहित शब्दार्थ को ही अगर काव्य माना जाए तो इस प्रकार का नितांत दोष रहित काव्य संसार में मिल सकना ही कठिन है। ये क्या कह रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं, क्योंकि विश्वनाथ ने तीनों ही पदों का खंडन किया है। तो वो कहते हैं कि यदि दोष रहित, अदोषौ यानी दोष से रहित शब्दार्थ को ही काव्य माना जाए तो इस प्रकार का नितांत दोष रहित काव्य संसार में मिल सकना ही कठिन है। इसका समाधान करते हुए काव्य प्रकाशकार कहते हैं कि इस प्रकार साहित्य दर्पणकार ने अदोषो पद के लक्षण में रखे जाने का क्या किया है? खंडन किया है कि लक्षण में अदोषो पद को काव्य प्रकाशकार को नहीं लिखना चाहिए था। परंतु काव्य प्रकाशकार का अदोषो पद रखने का अभिप्राय यह है कि काव्यत के विघटक यानी काव्य सौंदर्य के जो विघटक हेतु हैं, जो काव्य के सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चित्त संस्कार आदि प्रबल दोष हैं, उनसे रहित शब्द और अर्थ काव्य है। इसलिए जो दोष प्रबल होने के कारण रसानुभूति में बाधक हों, उन प्रबल दोषों से रहित शब्द और अर्थ काव्य है। यह काव्य प्रकाशकार का अभिप्राय है। किसके लिए? अदोषो पद रखने का, कि जो प्रबल दोष हैं, जो रसानुभूति में बाधक हो, उन प्रबल दोषों से रहित शब्द और अर्थ काव्य है। अतः साधारण स्थिति के दुर्बल दोष के विद्यमान होने पर काव्यत्व की हानि नहीं होती है। साहित्य दर्पणकार ने स्वयं ही अपने साहित्य दर्पण में लिखा है कि साधारण दोषों के रहते हुए भी काव्य में काव्यत्व स्वीकार किया गया है। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं: कीटाणुविध रत्नादि साधारण काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत् रसाद्यनुगमः स्फुटः। कहते हैं कि जैसे कीड़ों से खाया हुआ प्रवाल, मूंगा आदि रत्न ही कहलाता है, उसी प्रकार जिस काव्य में रसाद की अनुभूति स्पष्ट रूप से तो होती रहती है, वहाँ दोष के रहते हुए भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि रसानुभूति के बाधक, रस की अनुभूति में रसानुभूति के जो बाधक हैं, ऐसे प्रबल दोषों से रहित शब्द अर्थ की समष्टि काव्य कहलाती है। अगर कोई हल्के फुल्के दोष हों, रस, उनके रहने पर काव्यत्व की हानि नहीं होती है। ये तो हो गया अदोषो पद की आलोचना। अब इसके बाद वो कहते हैं सगुणों पद की। आचार्य विश्वनाथ सगुणों पद की आलोचना करते हैं, जिसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आप इसको यहाँ तक ध्यान में रखिए कि अदोषो पद रखने का क्या अभिप्राय मम्मट ने बताया है कि जो प्रबल दोष, जो रसानुभूति में बाधक हों, उन प्रबल दोषों से रहित ही शब्द और अर्थ काव्य है। और अगर कोई दुर्बल स्थिति का दोष विद्यमान है तो उसके विद्यमान होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है। और यह बात साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने खुद स्वीकार किया है। और वो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं: कीटाणुविध रत्नादि साधारण काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र
रसाद्यनुगमः स्फुटः, जैसे कीड़ों से खाया हुआ प्रवाल, मूंगा आदि रत्न जो है रत्न ही कहलाता है, उसको हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि यह रत्न नहीं है। उसी प्रकार जिस काव्य में रसादि की अनुभूति स्पष्ट रूप से होती रहती है, वहाँ दुर्बल दोष के रहते हुए भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि रसानुभूति के बाधक प्रबल दोषों से रहित शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य कहलाती है।